हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज पार्लियामेंट में हमारा यूनियन बजट 2024-25 रिलीज हुआ। तो आज हम इस वीडियो में उस यूनियन बजट की हाइलाइट्स देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ हाइलाइट्स के लिए ही है। जो डिटेल जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो हम हमारी जो प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट है वहाँ पे फ्री ई बुक वाले जो टैब है वहाँ पे डाल देंगे। तो आज सिर्फ इसकी हाईलाइट देखेंगे और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन बजट 11 बजे निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया। तो पहले उसमें देखते हैं हमारे बजट एस्टिमेट्स क्या क्या है। तो पहले बात आती है टोटल एक्सपेंडिचर की, यानी कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना पैसा एक्सपेंडिचर करने वाली है, यानी कि यूज करने वाली है। ये सिर्फ एस्टिमेट है, यानी कि गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि नेक्स्ट ईयर है हम इतना पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गए 48.21 लाख करोड़। ठीक है, इतना पैसा जो गवर्नमेंट है वो खर्च करेगी। पर सामने क्या है टोटल रिसीव, यानी कि वो कितना पैसा हमारे उसके पास वापस आएगा, गवर्नमेंट के पास वापस आएगा इन द नेम ऑफ टैक्स या फिर फाइन हो गया, डिविडेंड्स हो गए। तो उसके थ्रू जो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा उसका एस्टिमेट क्या है 32.07 लाख करोड़। ठीक है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट आता है नेट टैक्स। आपको टैक्स कितना मिलने वाला है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सबको कंबाइन कर दिया और गवर्नमेंट को जो दूसरे कहीं पे भी टैक्स देना है वो सब हुआ। तो उसके बाद में जो हमारा नेट टैक्स उसको आएगा वो 25.83 लाख करोड़ जितना आएगा। ठीक है, ये सब नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको सेबी के लिए आई थिंक याद रखना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस है कि 4-5 दिन पहले की ये न्यूज़ है, पर बजट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, फिर ये जो हमारा इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, मोटा मोटा जो डिफरेंस हुआ हमारा कि एक्सपेंडिचर हमारा 48 लाख करोड़ है, पर हमें जो पैसा वापस मिलने वाला है वो सिर्फ 32 करोड़ है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो ये आप एक तरीके से बोल रहे हैं गवर्नमेंट को घाटा कितना है वो। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है 4.9% ऑफ जीडीपी। जो हमारा टोटल जीडीपी होता है उसका 4.9% हमारा जो है वो फिस्कल डेफिसिट है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर दो चीज़ें आती है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग और नेट मार्केट बोरोइंग। ये दोनों का डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग यानी गवर्नमेंट जो बाहर से जो पैसा ले रहा है, बैंक से कुछ पैसा ले लिया, या फिर जो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, या फिर जो ट्रेजरी बिल हो गया, उससे जो पैसा रेस कर रही है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का कुछ पैसा होगा कि वो उसको जो उसकी पास्ट लोन है उसको पे करने में देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ओवरऑल जो उसका पैसा जो रेस कर रही है गवर्नमेंट वो हमारा हो जाएगा ग्रोस मार्केट बोरोइंग। ठीक है, और जो नेट मार्केट बोरोइंग है वो क्या हो जाएगा कि मेरा जो ग्रोस था उसमें से मैंने जो पास्ट लोन को पे करने के लिए जो पैसे दे दिए, तो उसके बाद जो पैसा बचेगा वो होगा मेरा नेट मार्केट बोरोइंग। तो ये जो बोरोइंग होगी वो मैं इस साल यूज करूंगा। ग्रॉस में क्या होगा कि मुझे कुछ पैसे हैं वो मेरी जो प्रीवियस जो लोन है उसके लिए मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेट है वो उससे कम ही रहेगा। तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग कितना है 14 लाख करोड़ है, और नेट मार्केट बोरोइंग है हमारा 11.63 लाख करोड़। यानी कि जो इसका डिफरेंस है वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है लोन, प्रीवियस लोन है उसको पे करने के लिए। ठीक है, तो अभी पैसा आता कहाँ से है और पैसा जा कहाँ रहा है उसके बारे में देखते हैं पहले। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और पैसा जाता है, तो बड़ा जो है वो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है। तो ये रहा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, यानी कि 27% तक का जो पैसा हम जो गवर्नमेंट ले रही है उसके पास आ रहा है, वो बोरो कर रही है, वो मार्केट में से ले रही है, बैंक्स के पास से ले रही है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से ले लिया, या फिर ट्रेजरी बिल से ले लिया, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उससे ले लिया। तो ये सब है वो 27% है, यानी कि 100 रुपीज़ अगर गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं तो उसमें से 27 रुपीज़ इतना होगा कि वो उन्होंने बाहर से बोरो किया होगा।
ठीक है। फिर दूसरा बड़ा क्या दिख रहा है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है हमारा वो 17% जितना पैसा कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। नेक्स्ट जीएसटी और दूसरे टैक्स जो हमारा क्या हो गए, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया हमारा, ठीक है। तो जीएसटी है उससे 18% जितना पैसा ओवरऑल जो आ रहा है उसमें से 18% जीएसटी से आ रहा है। और फिर हमारा इनकम टैक्स जो हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स, तो उससे कितना मिल रहा है गवर्नमेंट को, 19% पैसा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जीएसटी से 18% और इनकम टैक्स से 19%। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में है तो वो उसमें ज़्यादा कहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो आपको इनकम टैक्स से ज़्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू जीएसटी, ओके। और रूपी गोज टू, यानी कि पैसा कहाँ पे जा रहा है, इतना सारा पैसा आया तो वो यूज़ कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा यूज़ हो रहा है हमारा लोन पे करने में, 19 रुपीज़ 100 में से अगर 90 रुपीज़ होगा वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है हमारा, ठीक है। दूसरा बड़ा क्या दिख रहा है, जो 16% पैसे है वो हमारे जो स्कीम्स है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, जो बड़ी बड़ी स्कीम है, यानी कि पीएम किसान हो गई हमारी, या फिर ग्राम सड़क योजना, और वो जो बड़ी बड़ी स्कीम है तो उसमें 16% रुपीज़ वहाँ पे जा रहे हैं। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 21%, ये तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है उससे भी ज़्यादा है ये। तो वो कहाँ पे जा रहा है, जो स्टेट को आपको पैसा देना पड़ता है वो, ठीक है। वो आप एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, पर पैसा कहाँ पे जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि उसको भी अपनी जो सरकारें है वो चलानी पड़ेगी। तो जो टैक्स आता है उसमें से जो 21% है वो स्टेट के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा है, इसको आप देख लीजिए, कुछ इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी पार्ट है वो बोरोइंग है, फिर 19% जितना पैसा है वो हमारी लोन रिपेमेंट में जा रहा है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस में 8% है हमारा टोटल जो रुपी जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो। फिर सब्सिडीज़ में हम 6% यूज़ कर रहे हैं, फिर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें 8% यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा सब थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, एज सच आपको उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा, अभी प्रॉपर जो बजट है वो स्टार्ट हो रहा है। वो पहले हमने देख लिया कि अकाउंट कैसा है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो बजट की थीम किसके बेसिस पे है, तो बजट में उन्होंने 4 जो हमारे कैटेगरीज है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। पहला है गरीब यानी कि पुअर, फिर है महिला यानी कि वुमन, फिर है युवा यानी कि यूथ, एंड लास्ट है अन्नदाता यानी कि हमारे फार्मर। इन 4 कैटेगरी के लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो बजट है वो बनाया है। तो उसमें फोकस कहाँ पे है, तो फोकस है उसका एम्प्लॉयमेंट पे, स्किलिंग पे, एमएसएमईज पे, और जो हमारा मिडिल क्लास है उस पे। तो इन सब लोगों को कैसे हेल्प किया जाए, तो वही ये बजट है उसका काम है, ठीक है। देखते हैं तो क्या किया, तो 5 नई स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। उसमें जो पैकेजेस है वो हम आगे देखेंगे। उसका आउटले कितना है, तो वो 5 स्कीम का मिला के है 2 लाख करोड़ का आउटले है हमारा, कि वो 5 जो पीएम वाली जो स्कीम्स है उसमें 2 लाख करोड़ आउटले दिया गया है। अभी नेक्स्ट है हमारा 1.48 लाख करोड़ रुपीस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये इस साल में जो हमारा ये टोटल आउटले हो गया फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, वो 1.48 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी बजट की प्रायोरिटीज। तो हर साल बजट है कुछ उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 7 पार्ट हो गया, 5 पार्ट हो गया। तो इस पर जो है वो 9 प्रायोरिटीज में डिवाइड किया है। तो हम जो आगे है वो 9 की 9 प्रायोरिटीज एक साथ एक से एक देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। अभी ये जो है वो हमारे नाबार्ड और आरबीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर और एलाइड यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उसको 1.52 लाख करोड़ जितना पैसा दिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना पैसा जो मिनिस्ट्री है वो यूज़ करेगी, उसको अलॉट किया जाएगा। तो उसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी 109 हाई यील्डिंग
क्लाइमेट वेराइटीज ऑफ 32 क्रॉप्स है वहाँ उसके। तो इसमें हमारे नॉर्मल क्रॉप्स भी आ गए, जो हम गेहूं आ गया, राइस आ गया, वो सब आ गए, और हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ये आप हॉर्टिकल्चर भी आ गया। ये दोनों मिला के 32 जो नए क्रॉप्स है, 32 क्रॉप्स के 109 जितने नए सीड्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे मार्केट में। तो जो हमारी जो यील्ड कैपेसिटी है, यील्ड है वो बढ़े, हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, इसके लिए ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल फार्मिंग। अभी आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेचुरल फार्मिंग में बोल रहे हैं कि 1 करोड़ फार्मर है, उनको नेचुरल फार्मिंग में इंड्यूस किया जाएगा, कि उनको सिखाया जाएगा कि नेचुरल फार्मिंग कैसे होता है, आपको क्या करना रहता है। तो जनरली ये आई थिंक ZBNF के बेस ही होगा, जीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग होता है हमारा, उसके बेसिस पे ही होगा। तो 1 करोड़ फार्मिंग को इंड्यूस किया जाएगा कि आप नेचुरल फार्मिंग कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा करके। और फिर जो नेचुरल फार्मिंग का सबसे बड़ा जो डाउन साइड है कि उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा था, तो उसकी वजह से पता नहीं चल रहा था कि मेरा प्रोड्यूस है वो नेचुरली फार्म किया गया है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा स्टेप लिया कि सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग भी नेचुरल फार्मिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी आगे देखेंगे कि उसमें क्या होता है। आप जो PIB है उसमें देखते रहिएगा कि उसमें ये लोग क्या ब्रांड नेम रखते हैं, सर्टिफिकेशन की जो गाइडलाइंस है वो क्या होती है, वो अभी आगे जाके PIB में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिशन फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड। तो आपको पता होगा कि जो पल्सेस है हमारी उड़द दाल हो गई या फिर चना दाल हो गई, तो वो सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी बाहर से। तो ये मिशन फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड का मेन जो है वो वही है कि आपको इंपोर्ट ना करना पड़े, और जो इसमें है हम सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए और इतना प्रोडक्शन हो हमारा कि हम अब उसको एक्सपोर्ट कर पाए। तो इसके लिए ये मिशन फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड पे यहाँ पे फोकस किया गया है। तो यहाँ पे आई थिंक उन्होंने जो नाम लिखे हैं, आई थिंक ग्राउंड नट लिखा है, फिर सनफ्लावर भी लिखा है, सोया लिखा है। तो वो क्रॉप्स के नाम जो लिखे हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना है कि उसमें क्या होता है इन केस ऑफ नाबार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूव वेजिटेबल सप्लाई चेन्स। तो वो ये बोल रहा है कि जो हमारी वेजिटेबल सप्लाई चेन है वो थोड़ी लोकल कर दी जाएगी, कि लोकल हब्स बनाए जाएंगे वहाँ पे। फॉर एग्जांपल कोई सिटी है, उसके 15 से 20 किलोमीटर दूर ही आसपास ही वहाँ पे वेजिटेबल फार्मिंग इतना हो कि जो सिटी का पूरा जो डिमांड है वो आजू बाजू से ही पूरा हो जाए। तो उसकी जो सप्लाई चेन है वो रोबस्ट की जाएगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। तो इसमें जनरली ये होगा कि जो हमारा DPI के बारे में आपने सुना ही होगा कि हमारा जो UPI है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसका ही यूज़ हम एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे होगी कि मार्केटिंग में हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स है उसको हम इसके थ्रू कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में की जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आता है श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो आपको पता होगा कि मरीन एक्सपोर्ट में हमारा जो श्रिम्प एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसको ज़्यादा बूस्ट देने के लिए क्या किया है कि श्रिम्प एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के लिए जो फाइनेंसिंग है वो बढ़ा दी गई है, और उस पर ज़्यादा फोकस किया जाने वाला है। और ये सब है वो कौन संभालेगा, ये सब हमारा नाबार्ड संभालेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अगर आगे डिटेल आएगा तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने आगे बात किया कि 5 स्कीम है वो लाए गए हैं, 2 लाख करोड़ रुपीस जो है आउटले मिलेगा। तो उसकी जो 3 स्कीम है ये यहाँ पे देखते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम 4 स्कीम देखेंगे। तो 3 जो स्कीम है वो कौन सी वाली है, तो स्कीम ए हो गई हमारी फर्स्ट टाइमर्स। जो लोग फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको ये क्या फ़ायदा देगी, इसके बारे में है। क्या लिखा है, 1 मंथ वेज टू न्यू एंट्रेंट्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स। आपको नोटिस करना है ये फॉर्मल सेक्टर में ही है, ठीक है। तो 1 मंथ का जो वेज है जो अप टू 15,000 रुपीज़ है वो आपको मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं।
और 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जैसा कि आप 15,000 है तो 5,000 आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 210 लाख यूथ, ठीक है। 210 लाख यूथ के लिए ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगेन चीज़ क्या है, 1 मंथ का जो आपका वेज है वो आपको दिया जाएगा, जो फर्स्ट टाइमर है, जो फर्स्ट टाइम जो जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है। फिर दूसरी स्कीम आती है स्कीम बी, तो वो जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। उसमें स्पेसिफिक क्या है, तो जो आपका ईपीएफओ में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें ये थोड़ा फायदा दे देता है। पढ़ते क्या है, लिंक टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज। अगेन फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज यानी कि फ्रेशर्स जो है, इस पे यहाँ पे फोकस ज्यादा किया गया है दोनों स्कीम में। क्या लिखा है, इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफिक स्किल्स फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। तो जो पहले 4 ईयर्स है, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइनी है उसके लिए, तो उसका जो ईपीएफओ का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें जो गवर्नमेंट है वो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। वो कितने लोगों को बेनिफिट करेगा, तो लिखा है कि 30 लाख यूथ को ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम जो हमारी सैलरी लिखी है वो उसमें लिखा है कि 1 लाख पर मंथ अगर सैलरी होगी तो आप उसमें एलिजिबल होगे, पर नोटिस करना है कि 15,000 रुपीज ही मिलेगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज नहीं, 15,000 रुपीज मैक्सिमम है, पर जो एलिजिबिलिटी ऑफ स्कीम हो जाती है वो 1 लाख पर मंथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कीम सी, तो सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। तो पहले 2 है वो जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है उस पर फोकस था, और यहाँ पे भी क्या था कि एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा था, एम्प्लॉय को भी फायदा हो रहा था, और ये स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर्स के बारे में है, ठीक है। क्या लिखा है पढ़ते हैं, गवर्नमेंट विल रीइंबर्स ईपीएफओ कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो अगेन सेम थिंग, ईपीएफओ का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, ईपीएफओ में क्या होता है कि दोनों जो है एम्प्लॉय होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो उसमें से जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा जो अप टू 3,000 पर मंथ होगा वो एम्प्लॉयर को रीइंबर्स किया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, 50 लाख जितनी जॉब जनरेट होगी ऐसा वो एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 स्कीम हो गई। इसको आगे फिर डिटेल में भी हम जो हमारा जो समरी होगा जो बजट में उसमें डालेंगे। ये सिर्फ हाइलाइट्स के लिए है, आपको थोड़ा आइडिया आ जाए उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो 3 स्कीम हो गई, और नेक्स्ट है हमारी 4th स्कीम, वो स्किल के बेसिस पे है। तो पहले क्या हो गया, ये जो जॉइनीज है उसके बारे में है, अब स्किलिंग के बारे में है। तो क्या है उसमें, 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5 ईयर पीरियड, ठीक है। तो ये स्किलिंग का आपने देखा ही होगा, अभी ये जो हमारी जो पास्ट जो स्कीम है वो इसको रिन्यू कर रहे हैं एसेंशियली, और इसमें जो 5 स्कीम का जो पैकेज है उसमें ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पूक मॉडल, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मॉडल बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोर्स कंटेंट एंड डिजाइन अलाइंड एज पर स्किल नीड ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री से पहले मांगा जाएगा कि आपको कैसा एम्प्लॉय चाहिए, उसकी स्किल क्या होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे जो 1000 जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है वो बनाए जाएंगे, और उसमें 20 लाख यूथ को ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, और होपफुली उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostel in collaboration with industry and establishing कृषि। तो एसेंशियली क्या होता है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कंपेरेटिवली कम है हमारी जो टोटल जो एम्प्लॉयमेंट जो हमारा सिनेरियो है उसमें। तो उसको बूस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो वुमेन हॉस्टल्स है वो बनाएंगे, वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाएंगे, और जो मदर्स है जो उसके लिए कृषि बनाएंगे, तो वो वहाँ पे क्या कर सके, वो अपने चाइल्ड को वहाँ पे रख सके और उसका ध्यान भी रख सके, ठीक है। तो हॉस्टल्स और कृषि दोनों बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लोन्स अप टू 7.5 लाख विथ गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड, ठीक है। 7.5 लाख का जो है लोन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को अगर उसको कुछ ज़रूरत है उसके लिए, और कितने लोगों के लिए, तो 25,000 स्टूडेंट को ये हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप
नॉर्मली अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए उन्होंने दूसरा दिया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू ₹10 लाख फॉर हायर एजुकेशन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में ही आपको 10 लाख रुपीस तक का लोन मिलेगा और उसमें भी जो है वो 3% का आई थिंक सबवेंशन है, यानी कि अगर आप रेगुलर पेमेंट करोगे तो आपका जो है ओवरऑल जो जितना आपका इंटरेस्ट रेट है वो 3 से कम हो जाएगा, आपको सबवेंशन मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट ई वाउचर 1-1 लाख जो स्टूडेंट्स है उसको डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो उसको लोन का जरूरत है उतने पैसे का। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है थर्ड प्रायोरिटी, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो हर बार जो हमारा बजट होता है उसमें एक पार्ट होता ही है जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में होता है, तो इस बार ये थर्ड वाला है। देखते हैं उसमें क्या है। तो पहले तो 2.66 लाख करोड़ टू रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसमें 2.66 लाख करोड़ का जो ओवरऑल आउटले है वो हो जाता है। फिर यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लाया है कि पूर्वोदय, कि जो हमारे पूर्व यानी कि ईस्ट साइड के जो भी स्टेट्स है उनका विकास करने के लिए ये पूर्वोदय नाम का प्लान लाया गया है। ये स्कीम नहीं है, एक प्लान है। उसमें क्या होगा कि जो ये लिस्टेड जो स्टेट्स है उनको पैसा दिया जाएगा प्लान के मुताबिक और उसमें अच्छे से डेवलपमेंट हो वो देखा जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, कौन कौन से ये आ सकता है कि पूर्वोदय में स्टेट कौन से इंक्लूडेड है। तो आ गया बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। पूर्वोदय में कौन आएगा वो पूछ सकता है वो। फिर नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है तो 3 लाख करोड़ रुपीस स्कीम्स बेनिफिट फॉर वुमेन। तो वुमेन के रिलेटेड जो स्कीम्स है उसमें एस्टिमेट है कि 3 लाख करोड़ रुपीस तक का आउटले वुमेन को फायदा हो इसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो एक नई स्कीम आएगी। उससे क्या होगा, जो एसटी एरियाज है हमारे, एसटीज है, उनको कैसे आगे लाया जाएगा उसके बारे में उसमें बात होगी। तो उसमें 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को और 63,000 विलेजेस को इम्पैक्ट होगा और उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसमें 100 ब्रांचेस ऑफ आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक से उसकी 100 ब्रांचेस खोली जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा 15,000 करोड़ विल बी अरेंज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश। तो इसमें एक स्पेशल पैकेज आंध्र प्रदेश को भी दिया गया है और बिहार को भी दिया गया है। दोनों बिहार में आई थिंक जो हाईवेज है उसको बनाने के लिए कुछ 22,500 क्या उसके आसपास कुछ पैसे दिए गए हैं और सामने ये आंध्र प्रदेश है उसके लिए 15,000 करोड़ रुपीस का जो है वो स्पेशल पैकेज है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग है उसको अभी गवर्नमेंट है वो अच्छे से पुश कर रही है। पीएलआई स्कीम भी जो हमारी है वो नई इंट्रोड्यूस हो रही है कि जो अभी रिसेंटली ही क्या हुआ ड्रोन के बारे में है, तो उसकी ड्रोन की पीएलआई स्कीम भी आई है। तो इसमें कैसे बूस्ट करेगी वो देखते हैं। तो जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी जो हमारी उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट है वो कोलेटरल फ्री जो लोन है वो मिलता है। तो उसका जो कैप था वो उन लोगों ने 100 करोड़ कर दिया है कि आपको 100 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा ये स्कीम के अंडर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन आपको पता ही होगा कि उसमें शिशु, किशोर एंड तरुण 3 कैटेगरी में वहां पे लोन मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो हाईएस्ट जो पैसा मिल रहा था वो 10 लाख था पहले। ठीक है, तो ये इस बार 10 लाख को बढ़ा के हमने 20 लाख कर दिया है एज पर बजट। ठीक है, तो जो तरुण कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम जो 10 लाख रुपीस था उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। इसमें 10,000 था और इसमें 5 लाख था, उसमें चेंजेस नहीं है। पर जो हाईएस्ट लोन आपको जो मुद्रा लोन में मिलेगा वो है 20 लाख रुपीस। ठीक है,
फिर आता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो अगर आप एक एमएसएमई चला रहे हैं, ठीक है, तो एमएसएमई में क्या होता है, कैपिटल क्रंच बहुत रहता है कि आपके पास कैपिटल रहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये की चीज़ किसी दूसरी कंपनी को या किसी को बेच दिया, ठीक है, तो जो कंपनीज है वो क्या करेगी, वो तुरंत आपको पैसा नहीं देगी, तो वो आपको बिल मिलेगा कि मुझे इतना पैसा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मिलने वाला है। तो जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है उसका काम क्या है, वो एक डिस्काउंटिंग सिस्टम करता है। क्या करना है आपको कि मैंने 100 रुपये की चीज़ है वो बेची हुई है, ठीक है, और अगर मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा बिल है कि मैंने ये 100 रुपये की चीज़ बेची हुई है, उसका मेरे पास बिल है, वो बिल लेके मैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा, और वहाँ से क्या होगा कि अगर मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है तो वो बिल वहाँ पे मेरा डिस्काउंट होके मुझे पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का बिल है, अगर मैंने वहाँ पे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे उसे डाला और मैंने बोला कि मुझे आप 80 रुपीज़ दे दो, अभी चाहिए मुझे पैसा, तो 80 रुपीज़ आपको मिलेगा और जो बिल है वो आपको उनको देना पड़ेगा। तो वो मेरा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पे जो बिल्स की है वो डिस्काउंटिंग होती है, और ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है वो आरबीआई ने बनाया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में आपको सब दूसरी चीज़ें हैं वो सब पता करनी रहेगी, ठीक है, कब लॉन्च हुआ है, किसके अंडर आता है, और वो सब चीज़ें हैं वो आप अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, उसमें भी अभी उसमें अपडेट क्या आया है वो देखते हैं। तो पहले ऐसा था कि उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपका टर्नओवर है वो 500 करोड़ होना चाहिए, कि अगर कोई कंपनी जो एमएसएमई है वो 500 करोड़ का टर्नओवर है तभी वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे बिलोंग कर सकती है। तो इन लोगों ने क्या किया, उसको घटा के 250 करोड़ कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो इंक्लूसिवनेस है वो बढ़ेगा, कि जो 500 करोड़ से छोटी कंपनीज भी है वो भी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, और उसका जो कैपिटल क्रंच है उनका जो वो प्रॉब्लम है वो हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा सीड भी है, वो एमएसएमई क्लस्टर में 24 जितनी नई ब्रांचेस खोलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 5th स्कीम। ओके, 4 स्कीम हमने आगे देख ली, और 5th स्कीम क्या है, इंटर्नशिप वाली स्कीम है कि जो हमारे यूथ है उनको इंटर्नशिप दी जाएगी इसके अंडर। तो उनका क्या है, टॉप जो 500 कंपनीज है हमारी, उसमें उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। कैसी इंटर्नशिप होगी, तो उसमें 5000 पर मंथ है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा, और उनको 1 टाइम असिस्टेंट ऑफ 6000 रुपीज़। तो यानी कि 6000 रुपीज़ अगर वो ज्वाइन हो रहे हैं या फिर 1 टाइम उसको वहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, तो फर्स्ट टाइम जाना पड़ेगा, सेटअप होना पड़ेगा, तो उसके लिए 6000 रुपीज़, और उसके बाद पर मंथ है वो 5000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो वो कितने को मिलेगा, एस्टिमेट क्या है, 1 करोड़ यूथ को मिलेगा, और ये 5 ईयर के लिए है। जो हमारी इंटर्नशिप होगी वो 1 ईयर के लिए होगी, पर ये ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 1 करोड़ जो लोग हैं उनको ये जो स्कीम है उसका फायदा मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 5th स्कीम हो गई। 5 स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसमें डिफरेंशिएट अच्छे से कर लेना, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं। जो स्कीम ABC है उसमें तो खास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्बन डेवलपमेंट। अभी अर्बन डेवलपमेंट में सिटीज़ को कैसे आगे लाना है, उनका जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो कैसे बढ़ाना है, वो सब देखने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई है वो देखते हैं। फर्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो स्टेट्स है हमारे, उसमें ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी है, उनको नज किया जाएगा कि आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी घटाइए, तो जो आपकी इकोनॉमिक जो बूस्ट है वो आपको मिलेगा। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी अगर कम होगी तो जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है बिजनेसेस के लिए वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, एनकरेजिंग स्टेट टू लोअर स्टैम्प ड्यूटीज फॉर प्रॉपर्टी परचेसेस बाय वुमेन, ठीक है। तो ये वुमेन की जो प्रॉपर्टी परचेस होगी उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी है वो कम करने को बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीट मार्केट्स। स्ट्रीट मार्केट्स में क्या है, एनविजनिंग अ स्कीम टू डेवलप 100 वीकली हाट्स और स्ट्रीट फूड हब्स इन सिलेक्ट सिटीज। तो जो बड़े बड़े सिटीज है उसमें क्या होगा,
वीकली हम 100 हार्ट्स हो गए, हार्ट्स यानी जो छोटे छोटे जो हमारे मेले लगते हैं ऐसा होता है, तो वो जो फूड रिलेटेड जो हार्ट्स है वो यहाँ पे लगेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्ट्रीट मार्केट है वो ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जो भी ट्रांजिट ओरिएंटेड है, मेट्रो की बात हो गई हमारी, या फिर बसेस की बात हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरसिटी जो ट्रांजिशन है हमारा जो वो इम्प्रूव कर पाए, उसके बारे में है ये। तो क्या लिखा है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर 14 लार्ज सिटीज विथ पॉपुलेशन अबव 30 लाख। तो 14 सिटीज है, उसको जो सिटीज का 30 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उनमें ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम है वो डेवलप की जाएगी। उसमें जो है वो नया चीज़ क्या ला सकते हैं कि जिससे जो सिटी में है वो आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सबका सॉल्यूशन देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में क्या है, प्रमोट वाटर सप्लाई, सुवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो हम जेनेरिकली देखते ही है कि वाटर सप्लाई को कैसे इंप्रूव करना है, सुवेज को कैसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना है, और वेस्ट मैनेजमेंट को जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन में है वो भी एक पार्टी है। तो फॉर 100 लार्ज सिटीज थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो बैंकेबल प्रोजेक्ट के थ्रू जो हमारी वाटर मैनेजमेंट है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अर्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, अभी अर्बन डेवलपमेंट में हाउसिंग नीड्स भी होगी। तो ये जो हमारा पीएम आवास योजना है उसमें नई चीज़ आई है। तो क्या हुआ उसमें कि जो 10 लाख करोड़ तक लोग हैं, 10 लाख करोड़ तक का जो अलॉटमेंट है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स किया जाएगा। तो इस साल आई थिंक 2.2 लाख करोड़ बोल रहे थे। ठीक है, तो नीड्स फॉर 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। ठीक है, तो अर्बन एरियाज में जो है वो ज़्यादा हाउसेस बनाए जाएंगे। तो ये 2.0 है, ये आपको याद रखना है क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, एनेबलिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट विथ एनहांस्ड अवेलेबिलिटी विल ऑल्सो बी पुट इन प्लेस। यानी कि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब लोग घर है वो अफोर्ड कर पाए, तो जो रेंटल एग्रीमेंट्स है उसको भी सिंप्लीफाई किया जाएगा और उनको भी अच्छे से है वो अवेलेबिलिटी है उसकी एनहेंस की जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी में 2-3 चीज़ें हैं। पहले ये देखते हैं कि इनिशिएटिव विथ प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आगे जाके जो हमारी एनर्जी कंपोजिशन है उसका बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने वाली है, क्योंकि वो उसमें जो है कार्बन है वो रिलीज नहीं होता है, वो एक टाइप की क्लीन एनर्जी है। तो उसमें क्या किया है वो देखते हैं। सेटिंग अप ऑफ भारत स्मॉल रिएक्टर्स। तो गवर्नमेंट का फोकस है जो स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर आते हैं जो न्यूक्लियर वाले, उसको हम कैसे डेवलप करें। तो उससे क्या होगा कि स्मॉल अगर कोई भी एक रिएक्टर होगा तो उससे एक सिटी हो गया या फिर बड़ी वाली कंपनी हो गई, तो उसको स्मॉल रिएक्टर थ्रू अपना जो एनर्जी नीड्स है वो पूरा कर पाएगी। ठीक है, फिर उसमें क्या नेक्स्ट R&D फॉर भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें जो प्राइवेट जो एंटिटीज़ है उनको बुलाया जाएगा, उनके साथ टाई अप किया जाएगा, और जो स्मॉल एंड मॉड्यूलर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनका डेवलपमेंट होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट यानी जो हमारी छोटी कंपनीज है वो जो एनर्जी की एफिशिएंट तरीके से वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, और वहाँ पे जो ऑडिट करने से क्या होगा, हमको पता चलेगा कि वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी है वो कैसे ला सकते हैं हम लोग। तो इसके बारे में ही है ये। तो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री टू क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया कि कोई भी बड़ी MSMEs है तो उसके ऊपर सोलर लगा दिया, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि वो जो क्लीनर जो एनर्जी है उस पर शिफ्ट हो रही है, ऐसा होगा। फिर फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर्स और नेक्स्ट फेज एक्सपेंड टू 100 क्लस्टर। तो पहले जो 60 क्लस्टर है उसमें ऑडिट किया जाएगा कि कैसे एनर्जी का यूज़ हो रहा है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर उस पर रिपोर्ट बनेगा और उसके बाद में
जो क्या कर सकते हैं वो सरकार बताएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये एसेंशियली क्या होता है कि विंड एनर्जी, जब विंड बहुत ही ज़्यादा होती है तभी होती है, और फिर इसके साथ ही जो सोलर एनर्जी है वो भी उस दिन में है वही ज़्यादा होती है। तो ये पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी क्या करेगी कि जब एनर्जी की डिमांड कम हो और हमारे पास एनर्जी ज़्यादा हो तो वो स्टोरेज कहाँ करे, उसके बारे में बात कर रही है ये। तो स्टोरेज के बारे में देखा जाएगा कि कैसे कर सकते हैं, और वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका पार्ट हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो, ठीक है। फिर आ गया हमारा AUSC थर्मल पावर प्लांट्स। AUSC यानी एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, जो हमारा न्यूएस्ट टाइप का जो थर्मल प्लांट है वो एनर्जी एफिशिएंट होता है। तो वो वाला प्लांट है वो अभी जॉइंट वेंचर के थ्रू NTPC एंड BHEL वो 800 मेगावाट का जो कमर्शियल प्लांट है वो बनाएंगे, और उसमें से 800 मेगावाट एनर्जी है वो मिलेगी हमें, ठीक है। तो AUSC प्लांट क्या है वो, उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, और ये जो दो कंपनीज है हमारी उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी वाला पार्ट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उसमें कि जो हमारा क्या PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना जो हमारे इंटरिम बजट में थी उसका ही पार्ट है, वो यहाँ पे आई थिंक रिपीट ही हो रहा है। तो 1 करोड़ हाउसेस को ये जो सोलर रूफ प्रोजेक्ट है वही हो गया कि आप अपने घर पे सोलर रूफ लगाइए, और जो अप टू आपको 300 यूनिट की एनर्जी है वो उसमें से पर मंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 करोड़ हाउसेस को लगाना है, और उसमें 1.28 करोड़ जितना रजिस्ट्रेशन हो गया है, और 14 लाख जितनी एप्लीकेशंस है वो गवर्नमेंट के पास आ गई है अंडर दिस स्कीम, ओके। तो ये स्कीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 7th प्रायोरिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली है, ठीक है, कि जो हमारा ये है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इस साल का, तो आपको बोलना है कि 11,11,111 करोड़ है, ठीक है। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये परसेंटेज भी याद करना है कि 3.4% ऑफ GDP ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एक्सपेंडिचर के थ्रू आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर कुछ ऐसा बनाएंगे कि जिससे इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा और लॉन्ग टर्म उसको फायदा मिलेगा। ये जनरली बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, डैम होता है हमारा, रोड्स हो गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े बड़े होते हैं ये हमारे कैपेक्स के अंडर आता है। तो ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ये नंबर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट्स एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू लॉन्स टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो ये जो लॉन्स होगी वो स्टेट्स को 50 ईयर के लिए दी जाएगी। तो 1.5 लाख करोड़ का एक पूल होगा, उसमें से स्टेट्स है वो लोन ले पाएंगे। जनरली ये लोन है वो कैपेक्स के लिए ही मिलेगी, कि उनको नज किया जाएगा कि आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कीजिए अच्छे से, और उसके लिए 1.5 लाख, और कोलेटरल फ्री तो होगा ही, पर ये इंटरेस्ट फ्री लोन है वो स्टेट्स को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फेज 4 ऑफ PM ग्राम सड़क योजना विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन। तो ये नंबर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फेज 4 है हमारा ग्राम सड़क योजना में, उसमें 25,000 जो हमारे रूरल जो हैबिटेशन है उनको इंड्यूस किया जाएगा, क्योंकि उसमें एक थ्रेशोल्ड होता है कि अगर आपके गांव में इतने पीपल है तभी आप ग्राम सड़क योजना है वो उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो 25,000 नए जो विलेजेस है उन्होंने अप्लाई किया है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूरिज्म, वो यही इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो ये जो फर्स्ट 3 वाले पॉइंट है वो बिहार के रिलेटेड है, कि बिहार में टूरिज्म बढ़ाने की बात की जा रही है, कि डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर मॉडल ऑन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। दो काशी विश्वनाथ टेम्पल के जैसे ये दूसरे 2 टेम्पल है जो गया और बोधि गया में है,
ये आई थिंक गया में है, ये बोध गया में है, दूसरा ये गया में है और ये बोध गया में। तो ये दोनों का टूरिज्म है वो डेवलप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर, वो भी एक बिहार की एक सिटी है, विल बी अंडरटेकन विच होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ नालंदा, नालंदा में फिर से जो यूनिवर्सिटी है वो रिवाइव की जाएगी, उसको टूरिस्ट सेंटर भी बनाया जाएगा। तो ये टूरिज्म में ये बिहार के बारे में है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारा ओडिशा वाला है कि असिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ ओडिशास सीनिक ब्यूटी, टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्ट्समैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप एंड प्रिस्टाइन बीचेस मेकिंग इट एन अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो वहाँ पे भी टूरिज्म है वो पुश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th प्रायोरिटी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये इंटरिम बजट में आया ही था कि अनुसंधान रिसर्च, नेशनल रिसर्च फंड है, तो वहाँ पे जो रिसर्च जो हमारी है वो पुश की जाएगी। पेटेंट हम कैसे ज़्यादा जो है वो कर पाए वो दिखा जाएगा, तो उसको पुश किया जाएगा, ठीक है। पर अभी वो गवर्नमेंट बेसिस पे होगा, पर प्राइवेट में क्या करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च है उसमें एक फाइनेंसिंग पूल ऑफ 1 लाख है वो क्रिएट किया जाएगा कि अगर प्राइवेट जो कंपनीज है उनको रिसर्च करना है तो उनको अगर कोई फाइनेंशियल नीड हो तो उससे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और फिर स्पेस इकोनॉमी के लिए वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1000 करोड़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो 1000 करोड़ का जो है वेंचर कैपिटल फंड, जो हमारे अर्ली स्टेज के स्टार्टअप्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड करेगा वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। तो ये इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। फिर आता है हमारा लास्ट 9th नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये हमारी 9th प्रायोरिटी है। क्या है उसमें देखते हैं। पहले है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार, ठीक है। तो जैसे हमारा आधार होता है ऐसे जो हमारे लैंड है उसका भी आधार बनाया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा कि ये है आपका भू आधार, तो वो बनाने की बात की जा रही है। फिर है सर्वे ऑफ मैप सब डिवीजन एज पर करंट ओनरशिप। तो पहले आपको ये आधार मिल गया, भू आधार नंबर हो गया, फिर उसमें सर्वे किया जाएगा कि ये आधार नंबर है वो किसका है, ओनरशिप कौन है, उस पर देखा जाएगा, ठीक है। फिर लिंकेज टू फार्मर्स रजिस्ट्रीज, तो फार्मर का लैंड है उसमें भी क्या होगा, उसको भी भू आधार नंबर मिलेगा और वो है वो भी मैप किया जाएगा उसके थ्रू, ठीक है। फिर लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज्ड विद GIS मैपिंग, ठीक है। तो GIS मैपिंग के थ्रू जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो डिजिटाइज किया जाएगा और उसको फिर कैडेस्ट्रल मैप है जिसमें बाउंड्रीज और अच्छे से सब लिखा हुआ रहता है कि ये इसका है ये उसका है ऐसा, तो वो उसका भी डिजिटाइजेशन किया जाएगा। और फिर एक लैंड रजिस्ट्री है वो भी बनाई जाएगी। तो जो लैंड रिफॉर्म है वो बड़े पैमाने पे इसमें लिया जा रहा है। तो ये मेन हो गया वो हमारा 9th की नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैक्स प्रपोजल्स। तो जो हमारी कस्टम्स ड्यूटी है कि टैक्स है वो कहाँ पे घटा वो हमें देखने वाले हैं। अब इसमें इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। पहला है हमारा अफोर्डेबल मेडिसिन। तो उसमें क्या किया, 3 more कैंसर मेडिसिन एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो पहले भी जो गवर्नमेंट है वो कैंसर के रिलेटेड जो भी मेडिसिन है वो एग्जेम कर रही थी, उसमें 3 और एग्जेम्पशन मिल गए, ठीक है। फिर मोबाइल इंडस्ट्री, तो आपको पता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छा अभी आगे बढ़ रहे हैं कि 3x हो गया है हमारा मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो। तो इसमें क्या किया, रिड्यूस BCD टू 15% ऑन मोबाइल फोन, मोबाइल PCBA एंड चार्जर। तो BCD यानी जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है, जो बाहर से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, उसको वो घटा रहा है 15% तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, कि बाहर से कोई चीज़ मंगवाई उसमें वैल्यू एडिट किया। फॉर एग्जांपल गोल्ड का बार मंगवाया हमने, उसमें से हमने ज्वेलरी बनाई, तो वो वैल्यू एडिशन हो गया। तो उसमें क्या किया, रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 6%
एंड 6.4%। ठीक है, तो ये पहले जो थी वो 10% थी, उसको घटा के यहाँ पे 6% कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है एनहेंस कम्पिटिटिवनेस इन मरीन एक्सपोर्ट। अगेन मरीन एक्सपोर्ट आएगा ही आएगा। उसमें क्या किया है, रिड्यूसिंग BCD अगेन बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन श्रिम्प एंड फिश फीड टू 5%। फीड में है वो फीड की जो कस्टम ड्यूटी है उसको घटाया गया, क्योंकि क्या हो कि हमारा जो फीड प्रोडक्शन में जो हमारा श्रिम्प बन रहा है उसमें उसके प्रोडक्शन में ये उतनी बाधा ना डाले कि पहले आई थिंक इसका भी 12% या इतना ही था, तो उसको ये 5% कर दिया, तो जो इनपुट कॉस्ट है वो हमारा कम हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन। तो उसमें क्या करेंगे, exempted more capital goods for manufacturing of solar cell and panels। तो सोलर सेल है वो चाइना बहुत ही ज़्यादा वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सोलर पैनल बनाने वाली जो मशीन्स है उस पे है वो कस्टम ड्यूटी घटाने की बात है, एग्जाम करने की बात है, कि उससे क्या होगा, एनर्जी जो हमारी ट्रांजिशन है उसमें फ़ायदा होगा। फिर लास्ट है बूस्ट टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। तो स्ट्रेटेजिक हमारे जो सेक्टर हो गए, जो हमारा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर एटॉमिक हो गया, तो उन सब के लिए क्या किया, फुली एग्जाम कस्टम ड्यूटी ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स। जो लिस्ट है वो जो हमारे बजट के डिटेल वाले डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको मिलेगी। तो 25 मिनरल्स है, उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो टोटली एग्जाम कर दी गई है। तो ये हमारे टैक्स प्रपोजल हुए। अभी आया लास्ट वाला कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। तो डायरेक्ट टैक्स है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो देखना है हमें। तो पहला है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। तो हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें ये दोनों लगते हैं, तो आप कहाँ पे एग्जिट करोगे उसके बेसिस पे यहाँ पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म टैक्स आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी चीज़ बाय की है और उसको आप, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक बाय किया है, तो अगर आप उसको 1 साल के अंदर अंदर ही लेंगे और बेच देंगे तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो। ठीक है, और अगर आपने 1 साल से ज़्यादा उसको रखा और उसके बाद में उसको बेचा तो आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% था, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 10% था, पर इस बार इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो क्या हुआ है वो देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट्स अट्रैक्ट 20%। तो ये पहले कितना था, ये था 15% था। ठीक है, और अब वो 20% हो गया है। और फिर लॉन्ग टर्म गेन्स ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट टैक्स रेट ऑफ 12.5%। ये कितना था, 10% था। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों में बढ़ोतरी हुई है। पर सामने उसमें क्या किया कि इंक्रीज लिमिट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन फाइनेंशियल एसेट टू 1.25 लाख पर ईयर। तो पहले आई थिंक मुझे याद है तब तक ये 1 लाख था कि आपको कैपिटल गेन 1 लाख तक हुआ है तब तक आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, कि आपको ये जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। पर ये है वो उन्होंने 25,000 बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। अभी नेक्स्ट दूसरा क्या किया कि अबोलिशन ऑफ एंजल टैक्स। एंजल टैक्स यानी जो अर्ली जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर है कि मैं 2-3 मेरे दोस्त के साथ अगर मैंने स्टार्टअप बना दिया और जिसके पास बहुत पैसा है वो अगर मुझे फंड करेगा तो वो एक एंजल इन्वेस्टर हो गया, और उसने जो मेरे स्टार्टअप में जो पैसे डाले उस पर उसको जो पैसा देना पड़ेगा वो हो गया एंजल टैक्स। तो वो वहाँ अब टोटली एबोलिश हो गया है, अभी एंजल टैक्स को निकाल दिया गया है। उससे क्या होगा, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर सिंपलर टैक्स रेजिम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज। ठीक है, तो डोमेस्टिक क्रूज यानी ये जो सी में जो क्रूजिंग होता है उसको हमें पुश करना है, आगे बढ़ाना है, उसके लिए जो टैक्स रिजिम है वो सिंपल कर दी गई है। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज। तो फॉरेन माइनिंग कंपनीज है उनको अच्छे से वो माइनिंग कर पाए उसके लिए जो है सिंप्लीफाई किया जाएगा। जो रॉ डायमंड है और वो आई थिंक ये डायमंड के रिलेटेड ही था। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 35%, ठीक है। तो पहले फॉरेन जो कंपनीज थी उनको 40% टैक्स देना पड़ रहा था, अभी वो घटा के 35% कर दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा पर्सनल जो इनकम टैक्स है उसके बारे में। तो ये सिर्फ दो हमारे रिजिम है, उसमें से ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के बारे में ही है, उसमें ही चेंजेस लाया गया है। ओल्ड टैक्स रिजिम है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो उसमें जो स्लैब है उसमें चेंजेस किया गया है, आपको पता हो तो इसमें पहले क्या 3 to 6 था मुझे याद है तब तक, फिर इसमें 6 to 9 था, तो वो अब 7 to 10 हो गया है, फिर 10 to 12 लाख, फिर 12 to 15 और ग्रेटर देन 15। तो 5%, 10%, 15%, 20% और 30% आप यहाँ पे देख सकते हैं। 0 to 3 लाख पे आपको कुछ नहीं देना है, 3 to 7 पे 5%, फिर 7 to 10 पे 10%, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको देखेंगे तो अगर आइडियल सिचुएशन देखेंगे तो आपको मैक्सिमम 17,500 जितना अपना जो टैक्स का जो मनी है वो बचेगा। कि आपको अगर पहले 50,000 टैक्स देना पड़ता होगा तो उससे अब ये 17,500 रुपीज़ अप टू 17,500 कम हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बढ़ा दिया गया है। पहले वो 50,000 था जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है, तो वो बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। इससे भी क्या होगा, हमारा टैक्स में है वो फायदा होगा। और लास्ट, डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम, पहले 15,000 था, अभी वो 25,000 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो बजट है उसका हाइलाइट्स हो गया। ये आप ज़रूर हमारे जो प्रैक्टिस मॉक का जो वेबसाइट है वहाँ से डिटेल वाला जो हम समरी निकालेंगे वो पढ़िएगा। ये हाईलाइट है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। एक बार आप इसको देख लेंगे तो आप जब हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो जो आपको समझने में है वो आसानी होगी और आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।